हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और पिछले वीडियो में आज आपको मैं इतिहास के तृतीय वर्ष कला के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के बारे में के टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ बतलाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको नेपोलियन की विधि संहिता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे नेपोलियन की शिक्षा की नीति क्या थी। शिक्षा के क्षेत्र में उसने एक ऐसी नीति तैयार की जिसका उद्देश्य वफादार नागरिकों का निर्माण करना था। थॉमसन के अनुसार यह शिक्षा को शिक्षा के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए काम में लाना चाहता था। उसने प्रारंभिक शिक्षा का भार चर्च को सौंप दिया। माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा का कार्य प्रीफेक्टों और उप प्रीफेक्टों की देखरेख में रखा गया। माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित के अध्ययन पर बल दिया गया। प्रत्येक नगर में माध्यमिक स्कूल खोले गए। अनेक स्थानों पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी अनेक स्कूल खोले गए। ये स्कूल सुनिश्चित सिद्धांतों पर चलाए जाते थे। सैनिक शिक्षा के लिए भी स्कूल खोले गए। 1938 में उसने पेरिस में इंपीरियल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय के स्नातकों को ही शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई। शोध कार्यों के लिए एक पृथक संस्थान खोला गया। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान के विषयों में अनुसंधान किया जाता था। नेपोलियन ने स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। इसके लिए जो भी व्यवस्था की गई वह प्रेसवन में की गई संधि के अनुसार की गई थी। स्त्री शिक्षा का अधिकार उसने धार्मिक संस्थाओं पर छोड़ दिया था। उसने अध्यापकों तथा विद्यालयों को राज्य के प्रति वफादारी की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया था। लीजियन ऑफ ऑनर की स्थापना की गई। जनसाधारण व अधिकारियों में राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को जागृत करने के लिए इस संस्था की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। सैनिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इस संस्था का सदस्य बनाया जाता था। इस संस्था का सदस्य बनाए जाना एक प्रकार से सम्मान का प्रतीक माना जाता था। सार्वजनिक निर्माता के कार्य नेपोलियन ने लगभग 229 मील लंबी सड़कों का निर्माण कराया। इनमें से 3 सड़कें पेरिस को फ्रांस के दूरस्थ नगरों से जोड़ती थी। उसके समय में अनेक पुलों का भी निर्माण हुआ। राजकीय भवनों को संवारा गया। पेरिस में कुछ नए महलों का निर्माण कराया गया। चेरबर्ग और तूलों के बंदरगाहों को भी सुदृढ़ किया गया था। अनेक नए भवन व स्मारक बनाए गए। उसने पेरिस को संसार का एक सुंदर और मनोरम स्थान बना दिया था। कला और साहित्य का विकास। पेरिस को सजाए जाने के लिए नेपोलियन बहुत सी कलाकृतियां वहां से ले आया। उसने पेरिस में थिएटर और संग्रहालय को भी सजाया। उसके समय में शाटोब्रिया और मैडम टी स्टेल नामक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, लेकिन इसके लिए नेपोलियन को श्रेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने साहित्य पर नियंत्रण रखने की नीति अपनाई थी। प्रथम काउंसिल के पद पर कार्य करते हुए नेपोलियन की क्या क्या उपलब्धियां थी, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम काउंसिल के पद पर कार्य करते समय नेपोलियन ने अपने आदर्शों और विचारों के अनुकूल कार्य किए। उसने एक संविधान का निर्माण किया
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए, विधि संहिता का निर्माण किया तथा पोप के साथ समझौता करके कुछ समय तक धार्मिक विवादों से फ्रांस को दूर रखा। उसके समय में सार्वजनिक निर्माण का कार्य तेजी से हुआ, कला और साहित्य का भी विकास हुआ। उसने द्वितीय गुट का सफलतापूर्वक मुकाबला करके देश की रक्षा की थी। किंतु नेपोलियन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का प्रमुख थे स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करना था। इतिहासकार कैटलबी का मत है कि नेपोलियन ने फ्रांसीसियों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गौरव और राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठन प्रदान किया था। फ्रांसीसी इन दोनों वस्तुओं के प्रबल इच्छुक भी थे, किंतु वास्तव में नेपोलियन फ्रांसीसियों को राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था, लेकिन वे स्वतंत्रता चाहते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने नेपोलियन को क्षमा भी कर दिया था। थैंक यू वेरी मच।